पपीता एक ऐसा फल फसल है जो कम समय में अच्छी आमदनी दे सकता है। अगर सही किस्म, सही तकनीक और उचित देखभाल अपनाई जाए तो किसान इससे बेहतर उत्पादन और लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और इस पर जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंशुल आसरे, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के उद्यानिकी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनसे बातचीत के जरिए हम जानेंगे कि विंध्य क्षेत्र के किसान पपीता की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंशुल आसरे, आपका किसान मित्र जी। अंशुल जी, जहन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि विंध्य क्षेत्र की जलवायु पपीते की खेती के लिए कितनी अनुकूल है? जैसा कि किसान भाइयों, पपीता उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसमें हल्की आर्द्रता, कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मोस्टली हम विंध्य क्षेत्र के यदि तापमान की बात करें तो मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस से हम 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान देख सकते हैं। इसमें हम पपाया की खेती पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं, जिसमें किसान अधिक से अधिक कम दायरे में अधिक से अधिक ज़्यादा उत्पादन ले सकता है और लाभ कमा सकता है। अच्छा, अगर किसान पपीता लगाना चाहे तो कौन कौन सी उन्नत किस्में उनके लिए सबसे बेहतर रहेंगी? ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। अधिकतर किसान इसी में धोखा खा जाते हैं कि कुछ कंपनियां डुप्लीकेट पौधे या डुप्लीकेट सीड प्रोवाइड करा देती है। किसान भाइयों, कभी भी सर्टिफाइड सीड F1 हाइब्रिड जैसे ताइवान का रेड लेडी, ताइवान का रेड बेबी, VNR का अमीना, शबनम और आप कॉर्ग हनी ड्यू वैरायटी का सिलेक्शन कीजिए। ये हाई यील्डिंग वैरायटी है। 8 से 9 महीने में इनकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और किसान कम समय में उत्पादन लेना चालू कर देता है। चलिए, अब अगला और एक अहम सवाल, पपीता की खेती शुरू करने से पहले खेत और मिट्टी की तैयारी कैसे करनी चाहिए? किसान भाइयों, खेत में यदि बुलई दोमट मिट्टी है तो बहुत बढ़िया है। पपीता की खेती में मुख्य ध्यान ये रखना है कि भूमि के अंदर जल निकास की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो। यदि जल भराव होता है तो उस दिशा में हमको पपीता की खेती उस खेत में या उस फील्ड पर नहीं करना है। ऐसी भूमि का चयन करना है जहाँ पर जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, खासकर जल भराव ना हो और भूमि का pH 5.5 से 7 के बीच में हो। ठीक है, इसी के बीच एक और अहम सवाल उठता है कि पपीता के पौधे की जब रोपाई का समय होता है तो सही समय और पौधों के जो बीच की दूरी होती है उसे कितना रखना चाहिए? किसान भाइयों, विंध्य क्षेत्र में हम पपीते की खेती 2 सीजन में कर सकते हैं, एक मानसून सत्र में और एक बसंत के समय। मानसून में यदि किसान भाई जाते हैं तो जून जुलाई के समय हमको पौधों की ट्रांसप्लांटिंग करना है और बसंत में यदि हम जाते हैं तो हमको फरवरी मार्च में करना है। पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो 8x5 फीट पे यदि हम लगाते हैं तो 1 एकड़ में 809 पौधे, 810 पौधे आ जाते हैं। और जितनी ज़्यादा हम डिस्टेंस रखेंगे किसान भाइयों, पौधे से पौधे की और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, उतना ही अधिक मुनाफा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छी पैदावार के लिए खाद और उर्वरकों का प्रबंधन कैसे करें? खाद और उर्वरक एक ऐसा कंपोनेंट्स है एग्रीकल्चर में जिसकी पौधे को पर्याप्त और सही समय पर आवश्यकता होती है। कि पौधा जब 30 से 40 दिन का हो तो हमको नाइट्रोजन का कितना डोज देना है, फास्फोरस कितना देना है, पोटास कितना देना है, फ्लावरिंग स्टेज पे क्या देना है, जब फ्रूटिंग स्टेज पर हो तब हमको किस तरीके का फर्टिलाइजर देना है। तो किसान भाइयों, आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके साथ साथ में बोरान, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी ध्यान रखकर हमको पौधे को जितनी आवश्यक मात्रा में फर्टिलाइजर की आवश्यकता है वो करवाना है। यदि जैविक की हम बात करें तो जैविक में हम लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के रूप में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, PSB, ZNSB, जिंक सॉल्युबलाइजेशन बैक्टीरिया और भू प्रहरी के रूप में, जिसमें कीटों से, भूमिगत कीटों से रक्षा की जा सके, फंगस से रक्षा की जा सके, उसके लिए सीडोमोनास, ट्राइकोडर्मा विडी आप जैविक के तौर पे दे सकते हैं। अच्छा, कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि जो फसल होती है उसमें कीट और रोग, ये समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे में ये सवाल भी अहम हो जाता है कि जब पपीते की फसल लगती है तो उसमें कौन कौन से प्रमुख कीट और रोग लग जाते हैं
और लग जाए तो उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये किसान भाइयों। सबसे पहले तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि रोग और कीट दोनों में विशेष अंतर होता है। जो कीट है वो कीट पतंगों के द्वारा लगे जाते हैं, जैसे एफिड है तो वो वाइट फ्लाई के थ्रू लगेगी, माइट्स है मकड़ी के थ्रू लगेगी, मॉस्किटो के थ्रू आपको जैसिड लग सकता है। रोग में रिंग स्पॉट वायरस जो पपीता के लिए सबसे अहम किरदार निभाता है वायरस के रूप में, क्योंकि वायरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो प्री इमरजेंस के रूप में हम यदि फंजीसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो हम किसी भी बीमारी से फसल को आराम से बचा सकते हैं। ठीक है, अब जब इस फसल की बात हो रही है तो इसमें खेती का भी जिक्र करते हैं कि जब खेती की जाती है इसकी तो उसमें सिंचाई का सही तरीका और अंतराल क्या होना चाहिए? गर्मियों के दिनों में किसान भाइयों पौधों को पर्याप्त पानी के लिए हम जब पपीते की खेती करते हैं तो बेड बनाकर खेती की जाती है, जिसकी हाइट लगभग सॉइल सरफेस से भूमिगत सतह से 1 से 1.5 फीट ऊंची होती है और उसकी चौड़ाई 3 से 4 फीट होती है। यदि हम ड्रिप इरीगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन हमको मिनिमम 1 घंटे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को चलाना है, जिससे कि पर प्लांट को एक्चुअल 1.5 लीटर से 2 लीटर के बीच में पानी मिल सके। सर्दियों के दिनों में इसको हम अल्टरनेट चला सकते हैं, वीक में 2 बार 3 बार या एक दिन छोड़कर। और जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा नहीं है, वो नाली पद्धति से या बहाव पद्धति से पानी देते हैं, तो उनको प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। पानी देने का समय किसान भाई हमेशा ध्यान रखे कि शाम के ही समय दे, क्योंकि गर्मियों के दिनों में दिन का तापमान लगभग 9 बजे 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के 35 डिग्री 40 डिग्री के आसपास ही रहता है। तो उस समय हम पानी ना दें, अधिकतर शाम के समय पानी दें, जिससे पानी भाप बनकर कम से कम उड़ सके। अच्छा अंशुल जी, इस बीच हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनके मन में सवाल उठ रहा होगा जो मैं आपसे करने जा रही हूँ। खुद मेरे मन में भी सवाल उठ रहा है कि अगर कोई किसान 1 एकड़ में पपीते की खेती करता है तो उसे औसतन कितनी पैदावार और आय मिल सकती है? किसान भाइयों, यदि आपके 1 एकड़ में लगभग 700 से 800 पौधे हैं तो मैं आपको प्रति पौधे के हिसाब से यील्ड बता देता हूँ। प्रति पौधे के हिसाब से हम उत्पादन की बात करें, किसान ने सही समय पर फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया है, टेक्निक का यूज़ किया है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज़ किया है, फर्टिलाइज़र को फॉलो किया है, तो एक पेड़ से मिनिमम किसान भाई 50 केजी उत्पादन ले सकता है। एक पेड़ से 50 केजी मतलब 800 पेड़ से लगभग 40 टन 50 टन के आसपास वो उत्पादन ले सकता है। कीमत की यदि बात करें, यदि किसान को मिनिमम रेट हम 10 रुपये किलो भी मान के चले तो एक पौधा मिनिमम 50 किलो उत्पादन, 10 रुपये किलो का रेट, मतलब एक पौधा 500 रुपये हमको दे के जा रहा है, जिस पे ओवरऑल खर्च पूरे उसकी लाइफ साइकिल में हम बात करें तो 100-120 रुपये खर्च आता है। तो प्रॉफिटेबल जो मार्जिन है वो लगभग 350-380 रुपीज़ किसान को मिल जाएगा। 1 एकड़ में लगभग किसान 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आराम से 6 लाख के आसपास कमा सकता है। ठीक है, क्या पपीता की खेती के साथ अन्य फसलों की अंतर्वर्तीय खेती भी की जा सकती है? अंतर्वर्ती खेती पपीता के साथ की जा सकती है, पर मैं किसान भाइयों से बोलूँगा कि जो भी साइंटिफिक रूप से और कमर्शियल यदि पपाया का कल्टीवेशन या विंध्य क्षेत्र में पपीता का उत्पादन करना चाहता है या कर रहा है तो वो अंतर्वर्ती फसलें ना ले। होता यह है कि किसान मुनाफा कमाने के चक्कर में अंतर्वर्ती फसल लगाता है, जिससे जो न्यूट्रिशन हमारे पपाया को मिलना चाहिए था, जो फर्टिलाइजर शेड्यूल हम पपाया के लिए चलाए थे, वो अंतर्वर्ती फसल लेने लगती है, जिससे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ता है और पपाया की यील्ड में हमको कमी देखने को मिलती है। हाँ, यदि हमको किसी अंतर्वर्ती फसल लेना है तो हम गेंदा ले सकते हैं, क्योंकि गेंदा एक ऐसी क्रॉप है जो पपाया में रिंग स्पॉट वायरस के लिए ट्रैप क्रॉप के रूप में उपयोग करती है। वो गेंदे से निकलने वाली जो एक महक है उससे रिंग स्पॉट वायरस पपाया के आसपास नहीं आता है, एक बेनिफिट मिलता है और फ्लावर का रेट भी मार्केट में हमको 50 रुपये 60 रुपये केजी मिल जाता है। इसके अलावा मैं बेसिकली जो कमर्शियल रूप से खेती करना चाहे पपाया की विंध्य क्षेत्र में, तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार की अंतर्वर्ती फसलें ना ले। ठीक है, युवाओं को पपीते की उन्नत खेती की तरफ आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? युवाओं को खेती के लिए आकर्षित करने के लिए या पपाया की खेती की तरफ आकर्षित करने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि हम उस युवा किसान को ये समझाएं कि आप यदि तकनीक का उपयोग करते हो, जो टाइम पीरियड आप आपकी फील्ड पे, आपके बगीचे पे देते हो,
गवर्नमेंट की सब्सिडी का आप यूज़ करते हो, जैसे ड्रिप सिस्टम है, मल्चिंग पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ड्रिप पे सब्सिडी दे रही है, आप एफपीओ की मदद लेते हो, अच्छी क्रॉप का सिलेक्शन करते हो, तो आप ये मान के चलिए कि 1 एकड़ में मिनिमम एक अच्छा युवा किसान 10 से 12 लाख रुपए साल का आराम से पपीता से कमा सकता है, 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पे। और इसी के साथ में युवाओं के लिए ये है कि युवा यदि पिछले 5 सालों के मार्केट को एनालाइज करे हमारे लोकल मार्केट में, और उसके बाद वो पपाया की खेती करे, तो मोस्टली एक युवा को देख के लगभग 10 युवा तैयार होंगे जो खेती की तरफ अग्रसर होंगे और बागवानी फसलों की तरफ जाएंगे। चलिए अंशुल जी, समय का भी ख्याल रखना है और अंत में आखिरी सवाल, विंध्य क्षेत्र के किसानों के लिए पपीते की उन्नत खेती को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विंध्य एक ऐसा क्षेत्र है कि लगभग मोस्टली फ्रूट क्रॉप के लिए, फल वाली फसलों के लिए विंध्य क्षेत्र की जलवायु बहुत बढ़िया है। किसानों को या युवा किसानों को इसमें आने के लिए वैज्ञानिक तकनीक, सरकारी सहायता, सही फर्टिलाइजर शेड्यूल, सही इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाओं का चयन और मार्केटिंग। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज हमारा युवा किसान भी जो खेती के और अग्रसर हो रहा है, वो क्वालिटी बेस पर काम नहीं कर रहा, वो क्वांटिटी बेस पे काम कर रहा है। यदि हमारा युवा उसी मार्केट में अपने स्वयं के प्रोडक्ट को ग्रेडिंग करके ले जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। और विंध्य क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप परंपरागत कृषि के साथ साथ आप तकनीक का भी यूज़ करिए। सरकार इसमें आपकी मदद कर रही है, सब्सिडी आपको मिल रही है, आप उस पर आइए और अधिकतर बागवानी फसलों की तरफ चलिए। जी, ये मेरा विंध्य क्षेत्र के किसानों से बहुत नम्र निवेदन है कि वो मेरी इस बात को सुनकर आगे बढ़ेंगे। और इसमें यदि विंध्य क्षेत्र के किसानों को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक प्रकार से टोल फ्री नंबर है, जब समय हो किसानों के पास, लगभग रात में 10 बजे तक के, सुबह 6 बजे से लेकर, तो किसान भाई मेरे से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याएं हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके निराकरण के लिए बैठे बिल्कुल जवाब देंगे। और एक और मेरा उसमें किसान भाइयों से ये है कि किसान भाई है वो अब रसायन मुक्त से होकर हम कुछ जैविक की तरफ आए, जिससे किसान की आय भी डबल हो, खर्चा कम हो। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र एक नए मोटिव के साथ आपके विंध्य क्षेत्र में आया हूँ कि रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान को हम कैसे बनाएं। तो उसमें हम अकेले नहीं बना सकते, इसमें जो मुख्य भागीदारी रहेगी वो किसान भाइयों आप सभी की रहेगी। और विंध्य क्षेत्र में जितने भी किसान भाई हो, मैं उनको खेती करना नहीं सिखा रहा हूँ। वो आज लगभग जितने भी किसान होंगे सब शुरू से खेती करते आ रहे हैं, उनको खेती नहीं करवाना है, उनको हमको व्यापारी बनाना है जी। जब तक किसान व्यापारी नहीं बनेगा, जब तक उनकी आय दुगनी नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हर एक सवालों का बेहतरीन जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आज की बातचीत से हमें ये समझ में आया कि अगर किसान सही किस्म, उचित देखभाल और वैज्ञानिक तरीके अपनाए तो पपीता की खेती विंध्य क्षेत्र में आय का अच्छा साधन बन सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं नहीं जाएगा क्योंकि एक इस रेडियो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है।